This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर। जिन मौज़ूआत के ऊपर नाजरीन हम रोज़ाना की बुनियादों पर बात करते हैं, बिज़नेस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और इसके अलावा बैनुल-अक़वामी और मुकामी मंडियाँ। लेकिन चूँकि आज जानते हैं कि वीकेंड के बाद आए हैं हम, तो ज़ाहिर बात है मंडियाँ बंद रही हैं। ख़ास तौर पर हमारी जो अभी स्टॉक मार्केट है थोड़ी देर बाद शुरू होगा, उसमें काम बाज़ाब्ता तौर पर ओपन पोजीशन पे आएगा, तो फिर उसके बाद मुमकिन है कि थोड़ी बहुत बात उसके मुतालिक की जा सके। ताहम आपने ख़ुद देखा होगा कि अभी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे माशी वाक़यात पेश आए हैं जिसके जो असरात हैं वो मुरतब होते हैं हमें दिखाई देंगे कुछ अरसे में। और इसके साथ साथ कुछ अहम ख़बरें बैनुल-अक़वामी सतह पर भी हैं, सियासी तौर पर भी कुछ गर्मा गर्मी है। लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जी बताइए ये इसके कोई स्टॉक एक्सचेंज पे असरात मुरतब होंगे या नहीं होंगे पॉलिटिकल सिचुएशन के, या फिर आप ओवरऑल बिज़नेस एनवायरनमेंट पर कोई इसका असर होगा या नहीं होगा। अब देखें, सियासी तौर पर मुख्तसरन आपको चंद लाइनें बता सकता हूँ मैं। वो ये कि देखें, सियासी जमातें जो हैं रिडेंडेंट हो जाती हैं या फारिग हो जाती हैं अगर वो कोई एक्टिविटी ना कर रही हों। तो सियासी जमातों के लिए लाजमी है पाकिस्तान के अंदर कि वो कोई हरकत में रहें ताकि लोगों में उनका ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जाए। तो सियासी जमातों ने तो एक्ट करना है। अब आप ये कह दें कि उससे मईशत पर असरात मुरतब होंगे या नहीं होंगे, दैट इज़ अ सेपरेट क्वेश्चन। पिछली दफ़ा जब धरने का सिलसिला हुआ था तो चीन के सदर ने आना था पाकिस्तान, और आप में से बेशतर लोग भूल जाते हैं इस बारे में, लेकिन उस ज़माने में ओवरऑल कम्प्लेक्शन जो था अपोजिशन का भी और ख़ास हलकों का पाकिस्तान के अंदर कि सीपेक ना बने, ऐसा था। अब पता है ना कि मैं नहीं बोलना चाहता, एक टेम्परामेंट था। बड़े बड़े हमारे मुल्क के अंदर जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, एक बहुत बड़े सियासतदान हैं जिनका ताल्लुक शहर रावलपिंडी से है, बहुत बड़े सियासतदान हैं, आप जानते हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ। वो कभी कभार पेशगोइयाँ भी करते हैं। उनके प्रोग्रामों की रिकॉर्डिंगें आप उठाएं, उन्होंने किस तरह से इस प्रोजेक्ट के ऊपर तनकीद की थी, और आपको पता है वो किन के आदमी हैं। तो तब नेशनल कम्प्लेक्शन ये था कि जी सीपेक तैयार ना हो क्योंकि इसमें बहुत करप्शन होगी वगैरह वगैरह। ये उसके अगले साल यकसर तब्दील हो गया। प्रेसिडेंट जी के आने के बाद सीपेक के बारे में कोई भी बात करना मुल्क से, अल्लाह माफ़ करे, क्या कहूँ कि लोग गद्दार तक कह देते हैं कि मुल्क से गद्दारी हो गई अगर सीपेक। और उससे पहले की, एक साल पहले की आप टेपें निकालें तो उसमें तकरीबन सियासतदान क्या, एनालिस्ट क्या, सब लोग आपको सीपेक पे तनकीद करते दिखाई देंगे। मैं हवा के रुख के साथ नहीं चलता, मैं सिर्फ इस मुल्क का मुफाद देखता हूँ। मुझे आज भी याद है, मैं छोटा सा बच्चा था, मैं माशी तौर पर आपको पता है इस मुल्क की बैशिंग, इस मुल्क की जो माशी डाउनफॉल की एक वजह रियल इकॉनमी से हट के जो रही वो अफ़गान जंग के दौरान पाकिस्तान और पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी थी। तो मैं आपको हैरानकुन बात बताऊं, बचपन के अंदर भी मुझे आई सॉ नो सेंस व्हाट वाज गोइंग ऑन, क्योंकि मैं तो बच्चा था, मुझे तो नहीं पता था इसकी टेक्निकल वेरिएशंस। तो तब ज़ियाउल हक साहब होते थे, मर्द मोमिन मर्द हक, ज़ियाउल हक। तो उनके दौर के अंदर तो अगर आप बात कर दें कि जी, और फिर देखें उसी अफ़गान जंग को ख़त्म होने के बाद आज हर एनालिस्ट, हर कम्युनिस्ट तो था क्या, मतलब मेरी वो अंग्रेज़ी थोड़ी कमज़ोर है, कम्युनिस्ट और हर डेमोक्रेट, हर लिबरल, हर शख्स नेज़ पूरा माशरा जो है वो कहता है कि साहब उसने मुल्क के अंदर क्लेशनकोफ कल्चर ले आया, वो मुल्क के अंदर चरस कल्चर ले आया, उसकी वजह से रियल इकॉनमी पर बहुत ज़्यादा हर्ज आया, पाकिस्तान बहुत अरसा पीछे चला गया, पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा इन्फ्लक्स लेना पड़ा अफ़गान महाजरीन का, जिससे आज तक जो है वो आपके ऊपर एक इकोनॉमिक बर्डन है ना। और फिर आपने अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की इकोनॉमीज़ इंटीग्रेट कर दी। नहीं, मैं तो देखो खुल के बात करूँगा, इकोनॉमिक मौजू पर तो कम से कम खुल के बात कर सकता हूँ। तो तब अगर कोई इसके बारे में बात करता तो बहुत शोर मचता कि जी ये इसकी लेजिटिमेसी क्या है। तो आपको याद होगा ज़ियाउल हक साहब कहते पाकिस्तान का मुस्तकबिल अफ़गान जिहाद से जुड़ा हुआ है और इसके बारे में कोई बात नहीं होगी। उस ज़माने में इस तरह होता था, हर आदमी इसके पीछे। एक मैं बात कर रहा हूँ, थी ना बात, फिर उसके बाद अब उसी पर तनकीद करते हैं। देखिए, मैं कहता हूँ कि इस मुल्क के मुफाद को, इस मुल्क के माशी मुफाद को सामने रखा जाए
और हमेशा सही बात करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जो है वो लोगों के जहन में और दिमाग में कोई गलत फहमी ना पैदा हो। मुल्क का माशी मुस्तकबिल इसी चीज़ से जुड़ा हुआ है कि हम हक़ाइक़ को से इट एज़ इट इज़। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, लड़कपन के दौर के अंदर एक बहुत बड़ा बर्डन था। पाकिस्तान एक बड़े मुश्किल दौर से गुजरा। प्रेसलर तरमीम हुई थी अमेरिका के अंदर, F-16 रुक गए थे, जैसे आजकल F-16 रुक गए हैं। उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन मेरे साथ अब एक मेहमान मौजूद होंगे। मैं पहले ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो वो हमें ज्वाइन करेंगे बाकायदा तौर पर। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारी गुफ्तगू अब होगी बाकायदा तौर पर। हमें मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो के अंदर, उनको मैं वेलकम करता हूं शो में। डॉक्टर बिलाल अहमद साहब आज मेज़बान व मेहमान के किरदार में होंगे। वेलकम करता हूं सर आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बिलाल साहब, ब्रेक पे जाने से पहले थोड़ी धुआंधार किस्म की गुफ्तगू हो रही थी। आपको पता है इस मुल्क के अंदर सबसे आसान चीज़ ये होती है दूसरे पर उंगली उठा देना। तो हमारे यहाँ लोग एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं। मैंने इनको इसीलिए पस मंज़र बता दिया कि 2014 का धरना था, आज भी मुझे याद है, फ़लाँ फ़लाँ कौन कौन हक में था। तब सदर चीन ने आना था, सीपेक पे 1 साल पहले साइन हो जाता, तब भी मुल्क की तरक्की के लिए उतना ही अहम था, गेम चेंजर था और पता नहीं क्या। सॉरी, मेरा थोड़ा सा ये राग निकल जाता है। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ जब बेवक्त का नाच गाना हो तो फिर बेवक्त में ही निकलता है वो। लेकिन बुनियादी तौर पर मैं माशी सियासियात यानी पॉलिटिकल इकनॉमिक्स पे बात करना चाह रहा था। मैंने कहा आपसे पूछूं, जैसे जमहूरियत है, कहते हैं प्योर डेमोक्रेसी जो है, कहते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड है। फिर एक सोशल डेमोक्रेसी है जो कि पीपल पार्टी, जिसकी खुल के थोड़ी सी बात करते हैं, सोशल डेमोक्रेसी है। वो कहते हैं एक सोशलिस्ट निज़ाम के क़याम के लिए जमहूरियत का रास्ता इख्तियार किया जाए, जो भुट्टो साहब की सोच और फिक्र थी, जिसमें उनके साथ पढ़े लिखे तालीमी याफ्ता लोग थे। फिर एक सोच है हमारे मुल्क के अंदर कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट सोच, वो ये कहती है कि खालिसतन एक ऐसा निज़ाम हो जो कि सोशलिस्ट बुनियादों मईशत उसी तर्ज पर हो। और फिर इसके साथ साथ एक और पैदल निज़ाम भी हमारे यहाँ चल रहा है जो सबसे ज़्यादा मुसल्लत है हम पर, वो है फ्यूडल निज़ाम यानी कि जागीरदाराना निज़ाम। और मुझे जो दिखाई देता है वो ये है कि हमें क्वाज़ाई डेमोक्रेसी एग्जिस्टिंग इन ए फ्यूडल इन्वायरमेंट है। क्वाज़ाई डेमोक्रेसी एग्जिस्टिंग इन ए फ्यूडल इन्वायरमेंट। मैंने कुछ नया इजाद नहीं किया, मैंने वैसे आपको बताया। अब आपकी मैं राय जानना चाहूँगा और इस पर बहस भी करना चाहूँगा। बिल्कुल। देखिए, एक तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसको सम अप करना ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन चलें कोशिश करते हैं, अल्लाह पाक उसमें कामयाब करेगा। देखिए, जो मार्क्स है, कार्ल मार्क्स, उसने जो 5 सोसाइटी की डेवलपमेंट की 5 स्टेजेस बताई हैं, आपने वो ऑलमोस्ट वो 5 स्टेजेस डिफाइन कर दिया। ये जो निज़ाम है जमहूरियत या कैपिटलिज्म, इसकी ब्यूटी कह लें या इसका एक ख़ास किस्म का एक चलने का अंदाज़ कह लें कि ये हर 10 से या 15 साल बाद या 25 साल बाद ये कोलैप्स करता है। उसकी वजह यह कि इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल इंडक्शंस की जाती हैं। आप देख लें, दुनिया में हर 15 साल बाद या 25 साल बाद मेजर फाइनेंशियल, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल क्राइसिस आ जाता है। उसको इंडक्ट करने के लिए जमहूरियत को सहारा दे रही होती है कोई दूसरा निज़ाम जो उसके मुखालिफ होता है, यानी कि इज्तिमाइयत, कम्युनिज्म या सोशलिज्म। तो मेरा ये आर्ग्यूमेंट है या मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि दोनों निज़ाम अपने अपने गैप्स रखते हैं और इनको दरमियान को इनको मर्ज करके एक नया निज़ाम जो कि सोशलाइजेशन या सोशल पॉलिटिकल सिस्टम जो है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम बनाया गया है, जो कि नॉर्वेजियन कंट्रीज़ के अंदर इम्प्लीमेंट है। अच्छा, इसके कई हम भूल जाते हैं कुछ चीज़ें। बहुत सारे यूरोपीय मुल्क हैं, नाजरीन को बताते चले। जी। इसके अलावा जो सदारती उम्मीदवार थे बर्नी सैंडर्स, जी बिल्कुल, वो तो बरमला शायद इस चीज़ का इजहार करते थे कि वो सोशलिस्ट है, सही बोल रहे हैं? जी बिल्कुल, या सोशल डेमोक्रेट है? सोशल डेमोक्रेट, सोशल डेमोक्रेट है। अच्छा, डेमोक्रेसी जो है ना, इट्स अ साइंस ऑफ मेजॉरिटी, इट्स अ साइंस ऑफ मेजॉरिटी। लेकिन आप देखें, अगर एक शख्स 33% वोट लेके जीत जाए तो बाकी जो 66% जो लोग होंगे या 69% जो वोट वो अनरिप्रेजेंटेड हो जाएंगे। तो इसलिए कुछ जगहों के ऊपर अब जो है वो जितनी आप अक्सरियत लेंगे उसके हिसाब से आपको मिलेगा। अच्छा, ये जो है ना डेमोक्रेसी को हम समझे ना, अगर ये पॉपुलेशन के ऊपर बेस करती है, आप ये देखें ये जो फर्स्ट वर्ल्ड है इसके अंदर पॉपुलेशन ही कितनी है। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे थोड़ा सा इत्तेफाक करते हुए कुछ इजाफा करना चाहूँगा। मेन चीज़ ये है कि असल में एक अंडरलाइंग इकोनॉमिक सिस्टम होता है हर पॉलिटिकल सिस्टम की,
इमारत जो है जी, जी, जी। उसका जो फाउंडेशन है वो इकोनॉमिक है। जमहूरियत के जो फाउंडेशन है वो है सरमायादारी निज़ाम है, इन्वेस्टमेंट। लेकिन इस इमारत को तामीर करने के लिए जो ब्लूप्रिंट है ना, उस यानी जो नक्शा है उस नक्शे के ऊपर लिखा हुआ है फ्रीडम, इक्वलिटी, इक्विटी एंड जस्टिस। ये अगर आप असल में ये पैरामीटर्स है, नक्शा ये है, वहां तक पहुंचने के लिए ये जैसे आपने बताया एंड गवर्नेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्वल रिसोर्सेज, ऑफ कोर्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ये जो नहीं, लेकिन वो आप सोशलिज्म की तरफ लेकर जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्वल रिसोर्सेज को आप सोशलिज्म की तरफ। देखिए, मैं यही कहने वाला था, जहां डेमोक्रेसी को जरूरत पड़ती है आधे इज्तिमाइयत की, सस्टेन नहीं कर पाएगी। आप देखें इंडिया है, देखिए 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी का मुल्क है, वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो आपको इक्वालिटी एंड इक्विटी की बुनियाद पर करनी होगी, और जमहूरियत को सहारा लेना पड़ेगा इज्तिमाइयत के प्रिंसिपल्स का। आप देखें 2008 के अंदर जो इकोनॉमिक क्रंच आया था, हम उसे सैलाब कह सकते हैं, हम उसे ज़ल्ज़ला कह सकते हैं, जो क्रंच आया था उसको रिकवरी का कौन सा तरीका इख्तियार किया गया था? बेल आउट पैकेजेस दिए गए थे, स्टेट ने इंटरवेंशंस की थी, इक्विटी एंड इक्वालिटी के बुनियाद के ऊपर बेल आउट किए गए थे। अमेरिका के अंदर देखें, हम यहाँ पे फाइनेंशियल टाइकून्स का नाम नहीं प्रमोट करना चाहते, लेकिन हुआ था, यह बिल्कुल हुआ था। आप देखें क्यों बेल आउट मिला, जी, बेल आउट मिले थे, स्टेट ने किया, जी, स्टेट ने किया था। और फिर ये, अच्छा, ये एक साइकिल है, मैं आपको बता रहा था, हर एक थॉमस का एक इकोनॉमिक्स के अंदर एक हमारे पास एक ग्राफ है, वो हर 25 ईयर के बाद अपनी ग्रोथ मांगता है, और ग्रोथ को वो पॉपुलेशन से लिंक करके मांगता है। इसके अंदर पॉलिटिकल सिस्टम शामिल है, और वहां पर आपको इक्विटी, इक्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन मल्टीपल इंडिकेटर करनी होगी। आप एनएफसी अवार्ड ले लें पाकिस्तान का, एनएफसी अवार्ड हम लोग ये कहते हैं ना कि भाई इसकी डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं है, इसकी क्या इक्वालिटी एंड इक्विटी की बुनियादों पर हो रही है? नहीं हो पा रही। तो ये जो जस्टिस का जो निज़ाम है, इस जस्टिस के निज़ाम को इक्वालिटी और इक्विटी के ऊपर डालने के लिए मुझे मैं कैसे कहूं कि मुझे इज्तिमाइयत के प्रिंसिपल का लेना पड़ेगा सहारा। अब अगर ये चीज, इस चीज की प्रमोशन डजंट मीन कि हम कम्युनिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, ये देखें, मैं एक और प्रेगमेटिक प्लीज देखें, एरिस्टोटल से लेकर यानी कि बीसी के टाइम से लेकर अब तक एक प्रिंसिपल जो है, उसके जो 20 प्रपोजिशंस और उसका प्रेगमेटिक पॉलिसी मैकेनिज्म जो है, टाइम के हिसाब से, फ्रेमवर्क के हिसाब से, नीड्स के हिसाब से, रिसोर्सेज के हिसाब से, डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, इक्वालिटी के हिसाब से, इक्विटी के हिसाब से, इन सब के हिसाब से वो मैनेज होता है। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि मेरे निज़ाम के अंदर इतनी ज़बरदस्त किस्म की पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, उसकी मुझे पानी की डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है। अब देखें ना, अगर मैं फ्री मार्केट इकोनॉमी करूं तो कराची के अंदर शारा फैसल पे चलने वाली जो 1.5-2 लाख गाड़ियां हैं, वो तो पूरा का पूरा कंजम्पशन पी जाएंगे कराची का, अगर मैं सिर्फ उन्हीं को देता रहूं तो बाकी इलाके कहां जाएंगे? मुतासिर कर रहे हैं काफी हद तक, मैं आपको बताऊं। नहीं, मुतासिर होने की अगर आप मुतासिर हो तो मैं बहुत शुक्रिया। नहीं, आपको सच बता रहा हूं, आई एम अ वेरी स्ट्रांग प्रोपोनेंट ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी, लेकिन उसके अंदर जो बात आप कर रहे हैं ना, इट इज अंडरस्टैंडेबल इन द सेंस। और फ्रीडम की मैं आपसे बोलता हूं, फ्रीडम की बात करते हैं। देखिए, फ्रीडम का जहां नाम आता है ना, तो वहां पे अमेरिकन इकोनॉमी और अमेरिकन सोसाइटी और अमेरिकन जो लॉ ऑफ जस्टिस है, जो अमेरिकन जो सिविलाइजेशन है, जाहिर है वो 300 साल पुरानी है, 350 साल पुरानी है, उसको हम ज्यादा डिबेट में नहीं जा रहे, लेकिन उसका स्ट्रक्चर हमारे जहन में आता है। फ्रीडम फॉर व्हाट, हम कहां से लेते हैं? देखिए, जो कैपिटलिज्म है या डेमोक्रेसी है, उसमें फ्रीडम मेरे पैसे से लिंक है। मैं कब ज्यादा क्या कहते हैं फ्री होऊंगा, मैं ज्यादा फील तब फ्री करूंगा जब मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे। मैं ज्यादा खर्चा कब करूंगा? जब मैं समझूंगा कि मैं ज्यादा मार्केट से चीजें परचेज कर सकता हूं, मैं ज्यादा कंजम्पशन कर सकता हूं। कंज्यूमरिज्म से मुझे मिलेगी फ्रीडम। तो अच्छा, इसके अलावा कंज्यूमरिज्म से मुझे ये भी तो माशी नुकसान मिलेगा कि मेरी बहुत बड़ी सोसाइटी का ऐसा जंक होगा जो मेजॉरिटी होगी, वो कहां चली जाएगी? कंज्यूमरिज्म क्या स्लेव बन जाएगी, वो स्लेव बन जाएगी कंज्यूमरिज्म की। इसीलिए जमहूरियत के अंदर भी और फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर भी हमें कुछ प्रिंसिपल ऐसे स्टेट इंटरवेंशन के डालने पड़ेंगे या डालने हैं। देखिए, स्कैंडिनेवियन कंट्री ने डाला, यूरोप अब डाल रहा है। अब मैं 2 मुल्कों का नाम लूंगा, स्पेन और इटली, और ये ग्रीस की हालत फाइनेंशियल कोलैप्स के बाद अब वो लोग ये सोच रहे हैं कि यार अब हमें स्टेट इंटरवेंशन डालनी होगी। यूरोपीय ममालिक के अंदर तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टियां काफी तगड़ी हैं। देखिए 30-30, 40-40 लाख आबादी, 1 करोड़ आबादी, 2.5 करोड़ लोग मेरे कराची में रहते हैं भाई। इधर 30 लाख लोग बाइक के ऊपर निकलते हैं सुबह यार। इतनी तो आबादी, इतनी तो सड़कों पे है। ठीक है, मैं मुंबई की एग्जाम्पल देता हूं। देखिए 85 लाख लोग एस्टिमेटेड, 65 लाख से 65 से लेके 85
ठीक है, इतने लाख लोग मुंबई की ट्रेनों में सफर करते हैं डेली। जी जी जी, डेली, बिल्कुल। अब आप मुझे ये बताएं, ये ट्वाइस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द न्यूजीलैंड सिर्फ ट्रेनों में घूम रही है, सिर्फ ट्रेनों में घूम रही है। तो अब आए जमहूरियत के सम्राट और फ्री मार्केट इकोनॉमी के सम्राट तकसीम करके दिखा दें इंडिया में और पाकिस्तान में और बांग्लादेश में और इंडोनेशिया में। अच्छा, यहाँ आप इक्वेशन के अंदर एक और चीज ले आए ना, डिस्कशन होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं पॉपुलेशन से डिस्ट्रीब्यूशन से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है, अब जिसके पास वो, आपने वही बात की ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, गालिब ने बहुत पहले बहुत जनाब, क्या गालिब पूरी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बता दी, गालिब की है मेरे पास। जी बिल्कुल, जी जी, उन्होंने देखे कितने साल पहले बता दिया। वैसे ही वाज अ मैथमेटिशियन आल्सो, ही वाज अ मैथमेटिशियन आल्सो इन द सेंस कि इन्होंने कहा मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। समझ गए ना जनाब, अब इससे आगे मत जाइए, हमारे यहाँ साहब ही कुछ और समझ लेते हैं जी, अब इससे आगे ना जाइए, इशारा नहीं किया लाइव। लेकिन है वो मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है, वो जीरो का उन्होंने वहां उस जमाने में डेसिमल सिस्टम के बारे में जिक्र कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर एक आपसे चीज पूछना चाहूँगा, मसला बुनियादी कुछ और भी। अमरीकी निज़ाम की आपने बात की, कंज्यूमरिज्म पे बेस्ड है, लेकिन लोग समझते हैं अमेरिका एक दिन में बन गया, जैसे रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। अमेरिका की जो भी निज़ाम है, सियासी निज़ाम, एक दिन में नहीं बना। नाजरीन को मैं इसलिए बता रहा हूँ, तकरीबन 250 साल का इसमें। हाँ, और इसमें दो बहुत बड़ी जंगें हुई। पहले ये कॉलोनी थी, जैसे पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश वगैरह कॉलोनियलिज्म के दौर से निकले हैं, तो इन्होंने बाकायदा सबसे पहले जंग आज़ादी लड़ी, जिसमें ये जीते। हमारे यहाँ बात ये थी फ्रॉम बर्तानिया, यस, ये बात आप जरूर कहा करें। हाँ, हिस्ट्री में हम अक्सर कॉमन मैन को ये नहीं पता कि, क्योंकि आजकल इनके कोलेशंस को देखे, यूके एंड यूएसए को देखे, हम ये समझते हैं कि सदियों से दोस्त रहे हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, जी बिल्कुल, जो शायद मेरे ख्याल फिर यहाँ के भी वो रहे थे, क्या कहते हैं उसे, जैसे माउंटबेटन रहे थे ना, वाइसरॉय। हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। फिर उसके बाद वो एक सिलसिला अपना बना, लेकिन फिर उसके बाद अमेरिका के अंदर खाना जंगी हुई, सिविल वॉर हुई, विद इन स्टेट्स हुई, नॉर्थ वर्सेस साउथ। और जो आज पॉलिटिकल अलाइनमेंट है, ये बिल्कुल उल्टी थी। तब डेमोक्रेट्स जो थे वो किरदार अदा कर रहे थे, क्योंकि एक रूरल इकोनॉमी थी और एक अर्बन इकोनॉमी थी। ये भी मईशत की जंग थी, लोग इससे वाकिफ नहीं। स्लेव्स जो थे वो सस्ते पड़ते थे। झगड़ा ये था कि स्लेव थे एग्रीकल्चरल वर्कर, और इंडस्ट्रियल वर्कर जो था वो वेजेस हाई डिमांड। इब्राहिम लिंकन को बोलना यहाँ बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आप जिक्र करें, वो ऑर्डिनेंस हमारे जहन में होना चाहिए, जो उसने सरमायादारी वर्सेस ये जो उसने भी कुछ कहा। जी जी जी, बिल्कुल, वो स्लेव्स के खिलाफ रहा है। उसने हाँ, जो है ना, वो उसने ये उसी की जो है ना मूवमेंट्स ने जो है ना राह हमवार करी थी जी जी। अमेरिका के अंदर फ्री मार्केट इकोनॉमी की। और क्योंकि अच्छा, हर इस निजाम की जैसे पहले बात हो रही थी, लेबर मार्केट भी फ्री मार्केट में आ जाए जी, फ्री मार्केट अभी इसी तरफ आना था। देखिए, मेरी जो रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन भी तो एक रिसोर्स है। अब इसकी यूटिलाइजेशन हम लोग, हमारा ये ख्याल है कि लेबर को हम माइनस करके ना अपनी इकोनॉमी बढ़ा सकते हैं, यह हमारा भूल है। आप देख लें, ये जो वेस्ट है या कनाडा में नेगेटिव ग्रोथ रेट चल रहा है पॉपुलेशन का बहुत सारे मुल्कों में, और बहुत सारी जो इकोनॉमीज और सोसाइटीज़ हैं वो कन्वर्ट हो चुकी हैं ओल्ड एज सोसाइटीज़ के अंदर, जिसमें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज सारे फहरिस्त हैं, स्विट्जरलैंड सारे फहरिस्त है, इटली सारे फहरिस्त है, स्पेन सारे फहरिस्त है, और भी ये जो यूरोप के कंट्रीज़ हैं। अमेरिका का तो बर्थ रेट, ब्लैक इकोनॉमी और जो एशियंस वहाँ पहुँचे उसकी वजह से उसका ग्रोथ रेट पाकिस्तान जैसा ही चल रहा है। लेकिन अगर वो वहाँ से माइनस हो जाए तो ये, अब देखें ना, इस इकोनॉमी को संभालने के लिए ह्यूमन, इस सिस्टम को संभालने के लिए ह्यूमन ही सब कुछ है। तो इस ह्यूमन के अतराफ में ही हमारी पॉलिसीज घूमेंगी। और फिर मेरा जो ह्यूमन राइट फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर 31 आर्टिकल्स हैं, उन आर्टिकल के अंदर वो 1948 के अंदर जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की वाइफ ने लिखा, उसकी इंप्लीमेंटेशन उसने ह्यूमन के गिर्द कर दी है ना, कि ह्यूमंस के ये 31 राइट्स हैं, फिर वो नीचे तकसीम हो रहे हैं, और उसको उसने बताया कि इसको किसी भी तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। तो मैं बार बार ये बात कहता हूँ, बतौर इकोनॉमिस्ट, बतौर सोशल रिसर्चर, पॉलिटिकल रिसर्चर, मेरा ये ख्याल है कि किसी भी तरीके से ना अब प्रेग्मेटिक, जो एरिस्टोटल के जो 20 प्रोपोजिशंस हैं और प्रेग्मेटिक अप्रोच हैं पॉलिसीज की, वही इंप्लीमेंट करना होगी। अब देखें, मैं इसमें एक निवाला, आप 1989 के अंदर वॉशिंगटन कंसेंसस हो गया, उसने ग्लोबल इकोनॉमीज बनाना और कंटेम्प्रेरी
पॉलिटिकल सिस्टम एंड कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक सिस्टम एंड कंटेम्प्रेरी सोशल सिस्टम रीडिफाइन कर दिया, और उससे उसने फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन बाहर निकाली। अब मुझे आप ये बताएं वो कौन सा ऐसा कंट्री है जो इस पूरी दुनिया में ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर, जो कंटेम्प्रेरी इकोनॉमी है, जहां पे ग्लोबल कैपिटल 5 मिनट में ट्रांसफर इधर से इधर और इधर से इधर हो जाता है। तो उसके अंदर तो एडम स्मिथ बहुत साल पहले नहीं कह गया, लेकिन एडम पर जी बिल्कुल जी बिल्कुल मेरा ऐसा ख्याल है, ऐसा बिल्कुल, लेकिन जाहिर है वो सिनेरियो फर्क था, ये सिनेरियो फर्क है, टेक्नोलॉजी है, हर चीज आलमगीरियत में कम्युनिकेशन मवासलात का जो मामला है बहुत ज्यादा रिजॉल्व हो चुका है, जमाने में बड़ा इशू होता था। जी बिल्कुल। तो दुनिया का जो सोल्यूशन है वो रखा तो फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर ही है, लेकिन इस फ्री मार्केट इकोनॉमी को जरूरत पड़ेगी हर 15 साल बाद या हर 10 साल बाद कम्युनिज्म या सोशलिज्म के इंस्ट्रूमेंट्स की। तो आप इसको कह रहे हैं कि ये एक तरह का एक लाजमी जुज़ है मईशत का, लेकिन मैं अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ। इतनी हमने गुफ्तगू की, मैं देखता हूँ कि मईशत फेयर्स नोवेयर इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। मैं एक आपसे बात बताऊँ, देखिए हमारा एक अकेला मुल्क है जहाँ पर जागीरदार जो हैं वो कहते हैं हम कम्युनिस्ट हैं। मैं हैरान होता हूँ डॉक्टर साहब, बात ये है कि एक ऐसा शख्स जो कि खुद फ्यूडल मेंटेलिटी का हो वो आके कम्युनिज्म के ऊपर लेक्चर दे, सोशलिज्म पे लेक्चर दे, समझ नहीं आती। अटम इन कॉन्ट्रडिक्शन। मैं यहाँ से एडिट करूंगा, बहुत जबरदस्त बात। देखिए कार्ल मार्क्स था ना, वो कम्युनिज्म का जिसे फादर ऑफ द कम्युनिज्म कह लें, जी बिल्कुल, उसकी जो बेटी शदीद बुखार के अंदर पड़ी हुई है और उसकी वाइफ जो कि उस गवर्नर की बेटी है, यानी कि दामाद हैं गवर्नर के, कौन, कार्ल मार्क्स, वो दास कैपिटल लिख रहे हैं। उसकी वाइफ आती है, कहती है कि देखो बेटी तुम्हारी मर जाएगी और तुम इसको डॉक्टर के लेके नहीं जा रहे हो। वो कहता है मर जाने दो इसको, अगर मैंने ये दास कैपिटल पूरी नहीं लिखी तो सरमायादार बहुत बड़े तादाद के अंदर इस जैसी हजारों मार देंगे। इतनी कमिटमेंट के साथ उसने ये लिखा। उस वक्त लेबर आलू खाती थी, पोटैटो खाती थी, दास कैपिटल ये लिख रहा होता था, और ये भी इंटीग्रिटी और इजहार यकजहती में दास कैपिटल लिखते वक्त भी और इसके बाद भी सारी जिंदगी कार्ल मार्क्स ने आलू खाए। आपको मेरी बात समझ आ रही? इजहार यकजहती। और फिर उस वक्त के हिसाब से दास कैपिटल जो थी जैसी थी, हम उस पर कमेंटमेंट नहीं कर रहे। मैं ये बताना चाह रहा हूं, बता दे नाजरीन को, क्रिटिक ऑन फ्री मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिज्म। जी बिल्कुल एग्जैक्ट। मैं जब पहले मैं जो तो इतनी इंटीग्रिटी के साथ मैं सबसे मुतासिर हुआ हूं, सब मुतासिर सबसे हुआ डॉक्टर साहब, यही मैं आपको कह रहा हूं, मुतासिर मैं सबसे हुआ हूं इस इंटीग्रिटी के साथ। जब मैंने सब कुछ अखज़ किया है ना, पता नहीं मैं आपको मुतासिर कर पाता हूं या नहीं, मैंने सब पढ़ने के बाद ये चीज़ अखज़ की है कि जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है वो सबसे बेहतरीन निज़ाम मईशत है। हमने दूसरा कुछ देखा नहीं है। हमारे पास जो ग्लोबल फ्रेमवर्क है वो फ्री मार्केट में है। सर हम तो जंगल इकोनॉमी में रह रहे हैं। देखिए ये जंगल इकोनॉमी है, ये देखिए इसमें सबका मुरक्कब है। मैं आपको बताऊं, ये ऐसा मुल्क है जिधर प्लानिंग कमीशन भी है, लेकिन वो मैं आपको बता, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट टर्म है ये प्लानिंग कमीशन। एग्जैक्टली, सेंट्रल प्लानिंग कमीशन हमारे पास है। इट्स अ सबसेट ऑफ सेंट्रल प्लानिंग। इट इज, यस, एंड दैट्स व्हाई दैट वाज प्लान्ड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी जिसे आप कह लें। मतलब दैट्स व्हाट मोस्ट पीपल पॉइंट टुवर्ड्स कम्युनिस्ट इकोनॉमी, सेइंग दैट इट्स अ कमांड इकोनॉमी वेयर द प्लानिंग और द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हेड ऑफ स्टेट। इट्स अ सेंट्रलाइज्ड सब्जेक्ट। तो हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन भी कर क्या रही मैं नहीं बताऊंगा आपको, वो आप मुझे बताएंगे। फिर दूसरी जानिब आप देखें, हमारे मार्केट में फ्यूडलिज्म भी एग्जिस्ट करती है बहुत प्रिवेलेंट रेट पर। सिलेवरी, मॉडर्न डे सिलेवरी अगर देखनी है आपने तो पाकिस्तान में देखें, बाय डेफिनेशन मैं आपको बहुत सारे सिलेब्स दिखा दूंगा। आपका इदारा भी इस पर बहुत रिसर्च का काम करता है मेरे ख्याल से, आज भी एग्जिस्ट करती है, पूरे पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है, किसी एक सूबे किसी एक इलाके में नहीं, पूरे पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि यहाँ पर वेजेस जो हैं उनके जो डिटर्मिनेबल्स हैं वो सारे उन लोगों के हाथों के अंदर है, खासतौर पे एग्रीकल्चरल लेबर के। और इनफॉर्मल इकोनॉमी देखिए, इनफॉर्मल इकोनॉमी है कि नहीं? जी बिल्कुल, इनफॉर्मल और फ्री मार्केट इकोनॉमी भी, एमएनसीज भी पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, लेकिन विद नो रूल्स एंड रेगुलेशंस। मजे जी हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ जब मर्जी चाहे गवर्नमेंट इंटरवेंशन करे, जब मर्जी ना करे। आप बताएं, इस तरह का फ्रैंकनस्टाइन इकोनॉमिक सिस्टम आपने दुनिया में कहीं देखा होगा? ऐसा मजेदार सिस्टम, फ्यूडलिज्म भी यहाँ पर, कम्युनिज्म भी यहाँ पर, सोशलिज्म भी यहाँ पर है, और जनाब हमारे यहाँ गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी नहीं। अच्छा, तो फ्री मार्केट। मैं इसको किसी और निगाह से देखता हूँ। एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जब हो रही होती है तो सब चीजें गड़बड़ होती हैं, और वो कलर ज्यादा हो जाता है जो स्ट्रांग होता है। कुछ चीजें उबलती हैं, जब पूरा का पूरा सेटअप उबल जाएगा ना तो हवा में बुखारात बन जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा, जाहिर है हम लोग नहीं होंगे, हमारे बच्चे होंगे, ये सरमायादार स्ट्रांग हो चुके होंगे, जो सर्विसेज सरमायादार होंगे, और जो एग्रीकल्चर जो इकोनॉमी के जो फ्यूडल होंगे वो वीक हो जाएंगे। अच्छा,
एग्रीकल्चरर्स जो बड़े जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, ये टर्म इन कॉन्ट्राडिक्शन है कि ये कम्युनिस्ट भी है या सोशलिस्ट भी हो, अ टर्म इन कॉन्ट्राडिक्शन। इन्हें अपनी जायदाद, जी बिल्कुल, अपनी जायदादें इनको छोड़नी पड़ेंगी, ठीक है, अगर राजी होंगे। बहुत मुश्किल काम। अच्छा, लैंड रिफॉर्म देखिए, जब एग्रीकल्चर की बात आएगी तो लैंड रिफॉर्म के बगैर कैसे रह सकता है? लैंड रिफॉर्म के बगैर रह नहीं सकता। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त भी ऑलमोस्ट 60% इकोनॉमी जो है वो डायरेक्टली अटैच है, नहीं तो 50% तो है ही है। बहुत सारे एस्टिमेट्स हैं, एक एस्टिमेट है 65 है, एक है 75, एक है 70 और एक है 50। हम इसको श्रिंक कर देते हैं, 50 कर देते हैं। जो 50% इकोनॉमी है, यानी कि हर 1 रुपया अगर पाकिस्तान के 2 रुपये पाकिस्तान में, तो उसमें से 1 रुपया एग्रीकल्चर से लिंक है और 1 रुपया नॉन एग्रीकल्चर से लिंक है। हम इसको इस तरह से इंटरप्रेट करें, वो जो 1 रुपया जो पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर से लिंक है, वो हमारी रियल इकोनॉमी के साथ लिंक है और वो बहुत बड़ा पाकिस्तान का 60% पॉपुलेशन का उसके ऊपर बेस्ड है। और वो इनफॉर्मल होने की वजह से एक तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं है, रिकॉर्ड में ना होने की वजह से उसकी प्लानिंग जो है, अब आप कहेंगे प्लानिंग कमीशन प्लीज ये नहीं कीजिएगा, उसकी प्लानिंग करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। उसको फॉर्मल करना और उसके ऊपर टैक्स लगाना और उसको यूटिलाइज करना, उसकी रिसोर्स को समझना, उसको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में लाना, ग्रिड जिसे कहेंगे, उसको चैनल में लाके आगे लेके जाना मुश्किल है मेरे लिए। तो और वहां से जो आने वाली जो नुमाइंदा जमात हैं या वहां से आने वाले जो नुमाइंदगान हैं, अगर वो सोशलाइजेशन और सोशल इकोनॉमी और इस तरफ अगर उनका स्क्यूडनेस है, ये झुकाव है, तो ये टर्म इन कॉन्ट्राडिक्शन है। ये टर्म इन कॉन्ट्राडिक्शन है, इसको समझने की जरूरत है। अच्छा, हमारे पास लिटरेसी रेट इतना नहीं है कि हम इन टेक्निकल चीजों को समझ सकें। अच्छा सर, एक कंफ्यूजन है, मेरी कंफ्यूजन तो करते हैं। मैंने बड़े डिक्शनरियां पढ़ी, मैंने सुना हमारे बड़े दोस्त हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, बहुत लेजिस्लेटर वगैरह हैं, पीपल पार्टी से उनका ताल्लुक है। तो जब भी मैं उनसे मिलता हूं तो बोलते हैं हम लिबरल पार्टी। मैंने कहा आप लिबरल पार्टी हो ही नहीं सकते हो। उसकी वजह यह है कि लिबरल का डेफिनेशन ये नहीं होता कि आप आज़ाद ज़हन हैं। लिबरल पार्टी के माने ये होते हैं कि आप लिबरलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं, जो एक मुरक्कब है जिसमें लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज भी आ जाती हैं। आप एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी हो। आप बिल्कुल देखें, मैं आपको जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने जो पार्टी बताई थी उनकी बात कर रहा हूं। आजकल तो आपको पता है कि हर पार्टी का एक ही मौकफ है, हर सियासी पार्टी का एक ही मौकफ है, लेकिन मैंने उनको बताया कि अगर आप जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को जानते हैं तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी। और आपको पता है किस एजेंडा पर वो जीते थे इलेक्शन? इकोनॉमिक एजेंडा पर वो जीते। ये वाहिद लैंड रिफॉर्म करूंगा मैं, ये करूंगा नहीं। लैंड रिफॉर्म के लिए उन्होंने कुछ कोशिशें की थी, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट जो हमारे मुल्क के अंदर चंद खानदान छाए हुए हैं, उनसे है ना 21 खानदान का जो उनका जो फहरिस्त थी जो अवेलेबल है, तो 10 रह गए, अब 10 चला रहे हैं इस मुल्क को, अब और बुरा हाल। मैं सर आपसे ये पूछता हूँ, क्या ये सीधा साधा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि टीवी पे जा जाके, अच्छा, और दूसरे पार्टी नेशनलिस्ट वो भी खुद को लिबरल कहते हैं। आप लिबरल कैसे हो सकते हो? आप तो नेशनलिस्ट हो। आप नेशनलिस्ट भी खुद को लिबरल कहते हैं, सोशल डेमोक्रेट भी खुद को लिबरल कहते हैं। देखिए, ये मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, आपने किसकी मिरास? ऐसा नहीं है। देखिए, जो चीज पाकिस्तान में, आई एम सॉरी फॉर दिट, मुझे ये कहना होगा, सेल हो रही है पाकिस्तान में, नीचे जो रही है, इस लफ्ज़ से मैं एग्री नहीं करता। मुझे बताएं, रोटी कपड़ा और मकान इकोनॉमिक एजेंडा है कि नहीं? आप मुझे ये बताएं। बिल्कुल है। क्या सियासी एजेंडा है इसमें? तो इकोनॉमिक एजेंडा, और ये इसका झुकाव है, इसका झुकाव है इज्तिमाइयत की तरफ। रोटी कपड़ा और मकान अगर हम ये बात करते हैं, अच्छा, रोटी और कपड़ा मकान के पीछे क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? बात कर लेना। वो लोग कहते हैं यार हमारे बारे में कभी भी बात नहीं करते हो, जब आते हो नून के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, रोटी कपड़ा मकान को अगर आप सोचें अच्छे तरीके से, तो आपको क्या नजर आ रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रही है। हम आवाम को रोटी देंगे, हम आवाम को कपड़ा देंगे, हम आवाम को शेल्टर देंगे। असल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है ना। Yes, of course. ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का नाम है। अगर इसको सही अंदाज में देखा जाए, परखा जाए, भाई मेरे पास रहने का घर होगा, उसके, अच्छा, हम घर को खाली घर लेते हैं, नहीं, घर के अंदर यूटिलिटीज भी होती हैं, पीने का साफ पानी होता है, घर के अंदर सैनिटेशन होती है, घर के अंदर मेरी दूसरी घर की जो यूटिलिटीज हैं वो हैं। सर, इतने साल गुजर गए, एक विजनरी आप पैदा नहीं कर सकते। एक विजनरी आया था, एक विजनरी नहीं, गलत। आप देखें, सियासी, मैं खुद पीपल पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक विजनरी आदमी ज़रूर थे जुल्फिकार अली भुट्टो। चाहे वो, मैं वैसे बता रहा हूँ, चाहे आप उनकी सियासी पॉलिसियों से इख्तिलाफ करें या इत्तेफाक करें, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। मैं पीपल पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं किसी भी सियासी जमात का क्रेडिट दे रहे हैं ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक विजनरी तो है ना, कि जो कोई बात तो कर रहा है इकोनॉमिक्स की, उसको काउंटर करने के लिए आप कोई काउंटर विजनरी लेकर आओ। मैं ये कहता हूँ, काउंटर विजनरी कहाँ है इतने सालों के अंदर जिसने आगे कहा हो जी अच्छा ठीक है मैं फ्री मार्केट इकोनॉमी को सपोर्ट करता हूं, मैं ये प्रपोज 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 करता हूं। तो ये है आपके जहन में? एक बता दें मुझे। बिल्कुल, ये विजन का तो गैप है। हाँ, विजन का तो गैप है। अगर हम अपने विजन नहीं कर पाए, हमें ये नहीं पता कि 2050 में, 2080 में, 2030 में और 2020 में पाकिस्तान क्या होगा, हमारे शॉर्ट टर्म
गोल्स वो लिंक हो आगे लॉन्ग टर्म के ऊपर, और वो लिंक हो आगे लॉन्ग से लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर। ये पूरी चेन ऑफ कमांड है, चेन ऑफ सिस्टम है, चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर ये नहीं है तो मुल्क तो ऐसे ही चलेगा ना, एडहॉक पे चलेगा, जिसे हम बोलते हैं एडहॉकिज्म। अच्छा, अब मैं इसको एक और एंगल है इसका देखने का। देखिए, मेरे पास अगर कुछ भी नहीं है और मैं भागे चले जा रहा हूँ, मुझे अपने रास्ते का नहीं पता, तो मैं तो रैंडम गोल गोल घूमता रहूँगा। तो कभी मैं पाकिस्तान में जैसा हो रहा है, कभी मैं फ्री मार्केट इकोनॉमी में आ जाऊँगा, कभी मैं फ्री मार्केट इकोनॉमी का अगर जोर टूट रहा है, यहाँ मुझे लग रहा है कि ओके थोड़ा गैप आ गया, तो मैं लेफ्ट पे चला जाऊँगा, मैं राइट पे चला जाऊँगा। देखिए, मुश्किलात तो आएंगी, आपको लेफ्ट में भी आएंगी और राइट में भी आएंगी। ये मैं आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे कह रहा हूँ, लेफ्ट और राइट दोनों जगहों के अपने अपने गैप्स हैं। लेकिन आप ये एक दफ़ा आइडेंटिफाई कर लेंगे, पाकिस्तान इसकी जो ह्यूमन ग्रोथ रेट है और जो इसके मसाइल हैं, उनका हल जो है वो इस सिस्टम के अंदर है, तो बस फिर हम लागू हो जाए। डॉक्टर बिलाल अहमद साहब, मैं आपके साथ इस पर तो ऐसा दिल जी चाहता है कि गुफ्तगू पूरा दिन ही करता रहूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों का मुतालबा था कि अमूमन आप ऐसे मौजू पर भी बात कर लिया करें जो करंट प्रेवेलेंट हो, तो मैंने इसलिए वो मौजू उठा लिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आप शो पर हमारे साथ शामिल हुए बतौर मेज़बान और मेहमान। नाज़रीन, हमने एक मुख्तसर सी गुफ्तगू की और चंद लोगों की हमेशा शिकायत रहती है कि जनाब जो की पॉलिटिकल प्लेयर्स होते हैं उनके बारे में बात करके आप लोग जो हैं वो अगर कभी बात करते तो करके आप चले जाते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी पे कोई बात नहीं करता, नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में कोई बात नहीं करता, कोई इकोनॉमिक विजन के बारे में बात नहीं करता। तो आज कोशिश की है कि एक बहस हो। आपको पता है बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस हमारा प्रोग्राम देखते हैं, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन एक बहस छिड़नी चाहिए, मईशत पर भी बात होनी चाहिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अली नासिर को, डॉक्टर बिलाल अहमद को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।